हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। और आज हम बिहार बीएड का जो सेक्शन है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण वाला जो सेक्शन है उससे हम चैप्टर नंबर 3 को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर को कवर कर लिया है और इसी क्रम में ये तीसरा चैप्टर है शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो इसको हम लोग आज देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को फर्दर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले एक ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर का कि कौन कौन से टॉपिक है, तो हम इस बार ओवरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, तो शिक्षण है। इसके बाद इसमें हम शिक्षण की प्रकृति को देखेंगे, शिक्षा अध्ययन एवं अन्य उपागम को देखेंगे, शिक्षा अध्ययन अधिगम प्रशिक्षण शिक्षण तथा अनुदेशन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के भाग कौन कौन से हैं, शिक्षण उद्देश्य एवं अधिगम, शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जितने सारे सिद्धांत है, पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, उत्साह या प्रोत्साहन का सिद्धांत, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण कौशल क्या होता है उसकी परिभाषा, आदर्श शिक्षक की योग्यता, आदर्श शिक्षक के उत्तरदायित्व, और इसके साथ ही बहुत सारे उत्तरदायित्व दिए गए हैं, लगभग 10 दिए हैं। प्रभावी शिक्षण, शिक्षण की रणनीतियाँ, आगे शिक्षण विधियों के प्रकार, प्रमुख शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधि की विभिन्न तकनीक, शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, छात्र प्रबंधन, कक्षा संप्रेषण, संप्रेषण के साधन और शिक्षा, संप्रेषण के साधन, पहले संप्रेषण के साधन और शिक्षा, और उसके बाद अभ्यास प्रश्न। तो हम एक सिंगल वीडियो में सारे चैप्टर्स का एक साथ देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा शिक्षण। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से याद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे, तो इसे 2-3 बार आप वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा मैं स्लो बोल रही हूँ तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को फर्दर स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अंग्रेजी भाषा के शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है, अर्थात शिक्षण का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन है। हम फिर से एक बार देखते हैं। शिक्षण अंग्रेजी भाषा के शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है। ठीक है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है, अर्थात शिक्षण का उद्देश्य क्या है, व्यवहार परिवर्तन है। देश की विभिन्न परिस्थितियों जैसे शासन का प्रभाव, सामाजिक दर्शन का प्रभाव, मूल्यों तथा संस्कृति का प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है। इनकी देश की विभिन्न परिस्थिति, ये सारी परिस्थितियां हैं, इनका प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है। अतः जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक या दार्शनिक परिस्थितियां होगी उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया भी होगी। कुछ प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों द्वारा दी गई शिक्षण की परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो शिक्षण के लिए दी गई हैं। स्मिथ के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित
क्रिया है। स्मिथ के अनुसार क्या है? शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। अब बर्टन के अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। ठीक है, हम देखेंगे, इस नाम को हम याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण शास्त्रियों द्वारा दी गई शिक्षण प्रक्रिया की परिभाषा के विश्लेषण से शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है, जो निम्नांकित है। शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दी गई शिक्षण प्रक्रिया की परिभाषा के विश्लेषण से शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है, जो निम्नांकित है। देखते हैं कौन कौन सी परिभाषा दी गई है। शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है जो किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। शिक्षण एक अंत क्रिया है जो शिक्षक तथा छात्रों के मध्य विशेष उद्देश्यों के लिए संचालित होती है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास किया जाता है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण का मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा छात्रों की कमजोरियों का निदान करके उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण का नियोजन शिक्षक की तर्क शक्ति पर आधारित होता है। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण एवं संश्लेषण तर्क शक्ति द्वारा ही किया जाता है। शिक्षण की प्रकृति कलात्मक तथा वैज्ञानिक दोनों होती है। वहीं शिक्षण नियोजन तथा मूल्यांकन क्रियाओं की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, जबकि शिक्षण का प्रक्रिया पक्ष कलात्मक है जिसमें शिक्षक अपने कौशलों का प्रयोग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षा अध्ययन एवं उपागम। अगला टॉपिक है। सामान्यतः लोग शिक्षा की अवधारणा को अध्ययन, अधिगम, अध्यापन अथवा अनुदेशन के रूप में समझने की भूल कर बैठते हैं। यद्यपि इन शब्दों तथा शिक्षा की प्रक्रिया के मध्य घनिष्ठ संबंध है, तथापि इन शब्दों सभी के अर्थों में भिन्नता है, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। ये शब्द मतलब सुनने में तो लगते हैं कि जैसे कि इसमें घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, लेकिन ये इन शब्दों के अर्थ में भिन्नता है, जिसे हम निम्न प्रकार से देखेंगे। शिक्षा अर्थ में, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ज्ञान, अनुभव, कौशल तथा अभिवृत्तियाँ, एटीट्यूड्स सभी आते हैं। इस प्रकार जीवन के सभी अनुभव संभवतः शैक्षिक बन जाते हैं तथा शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्तिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार की अवस्थाओं में चलती रहती है। शिक्षा के इस क्षेत्र में उन सभी मूलों, अभिवृत्तियों तथा कौशलों जिन्हें समाज बच्चों में डालना चाहता है को विकसित करने संबंधी सभी प्रयत्न सम्मिलित हैं। ठीक है, अब हम अध्ययन देखते हैं। अध्ययन वह प्रक्रिया है जिसमें चेतन रूप में मूल्य, ज्ञान तथा कौशलों को बच्चों में एक औपचारिक स्थिति की रूपरेखा के अंतर्गत प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। विद्यालयों द्वारा कुछ ऐसे विशेष विषय क्षेत्रों में सुविचारित व क्रमबद्ध प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जो अन्य लोगों की जीवन प्रक्रिया का या अनुभवों द्वारा प्राप्त न किया जा सके। इस तरह अध्ययन एक ऐसा शैक्षिक कार्य है जिसमें दिए जाने वाले अनुभवों की एक निश्चित सीमा है तथा जो मानव जीवन की एक विशिष्ट अवधि तक सीमित है। अध्ययन हमारी शिक्षा का एक अंग मात्र है। अगला देखते हैं हम, अधिगम है। तो अधिगम, लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास अथवा अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव होता है। शारीरिक परिवर्तन को अधिगम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है।
शिक्षा के द्वारा अधिगम प्रक्रियाओं को सुसंगत व्यक्तित्व विकास जैसे अपने व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला देखते हैं, प्रशिक्षण क्या है। प्रशिक्षण एक ऐसी क्रियाओं की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है जिसमें अनुदेशन, अभ्यास आदि सम्मिलित होते हैं तथा जिनका उद्देश्य जीवन तथा व्यवसाय के किसी विशेष पक्ष से संबंधित वांछनीय आदतों को उत्पन्न करना या व्यवहार प्रकट करना होता है। उदाहरण के लिए, शिक्षण में निपुण होने के लिए व्यक्ति अध्यापक प्रशिक्षण का सहारा लेता है, जबकि तकनीकी कौशल के विकास के लिए वह तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करता है। प्रशिक्षण के द्वारा विशिष्ट कौशलों का विकास तथा संवर्धन होता है ताकि प्रशिक्षण पाने वाले को संबंधित क्षेत्र तथा अथवा कार्य में विशेषज्ञ बनाया जा सके। ठीक है, हम आगे देखते हैं, शिक्षण तथा अनुदेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग मानव व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। शिक्षण तथा अनुदेशन में अध्ययनकर्ता को विचारों, मूल्यों, कौशलों, सूचनाओं तथा ज्ञान का संप्रेषण कराना सम्मिलित होता है। अध्ययन तथा अनुदेशन का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षित करने की दृष्टि से उनके अधिगम को प्रभावी बनाना होता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार को उचित दिशा में प्रभावित करना, अर्थात उसके अधिगम को यानी कि लर्निंग को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। अधिगम को प्रभावी बनाने तथा व्यवहार में परिवर्तन करने की उचित दिशा क्या हो, इसका निर्माण विद्यालय और अध्यापक मिलकर शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करते समय करते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक को शिक्षा के लक्ष्य और उसके उद्देश्यों के बारे में पता हो। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु हैं: उद्देश्य, अधिगम और अधिगम अनुभव क्रियाएं एवं विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण। अध्यापक विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाता है। इन अनुभवों से विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, अतः अधिगम में विद्यार्थियों के व्यवहार में आया परिवर्तन शामिल है। विद्यार्थियों में उल्लेखनीय अधिगम होने के लिए आवश्यक है कि शिक्षण प्रभावी हो। ठीक है, आगे देखते हैं, विद्यार्थियों में विषय सामग्री के अधिक आदान प्रदान के लिए अध्यापक को उचित विधियों और माध्यम को अपनाना चाहिए। इस प्रकार प्रभावशाली अध्ययन वही है जो उचित समय और सफल अधिगम अनुभवों की ओर ले जाए। ठीक है, हम आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के भाग कौन कौन से हैं। तो मैकडोनाल्ड के अनुसार समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 प्रमुख भाग हैं: पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षण और अधिगम। शिक्षण एवं अधिगम एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि टीचिंग एवं लर्निंग एक दूसरे पे निर्भर है। अध्यापक पाठ्यक्रम के अनुसार अनुदेशन सामग्री तैयार करता है और शिक्षण क्रियाओं का आयोजन करता है। शिक्षण की सभी क्रियाओं के समन्वय के परिणाम स्वरूप ही अधिगम होता है। गेज के अनुसार प्रभावशाली अधिगम, देखते हैं, गेज के अनुसार प्रभावशाली अधिगम में मनोवैज्ञानिक शक्तियां शिक्षण को सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के व्यवहार तथा अधिगम लक्ष्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। एक तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। शिक्षण के द्वारा जब विद्यार्थी में व्यवहार परिवर्तन होता है तो वह व्यवहार परिवर्तन अथवा अधिगम इनमें से किसी भी क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकता है, यानी कि वो व्यवहार परिवर्तन ज्ञानात्मक फील्ड में या फिर भावनात्मक या फिर क्रियात्मक किसी भी दिशा में हो सकता है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है शिक्षण उद्देश्य एवं अधिगम। क्रोनबेक
के अनुसार अधिगम से के 7 तत्व होते हैं जो अधिगम के सिद्धांतों का आधार माने जाते हैं और इसी के आधार पर शिक्षण के सिद्धांत निर्देशित किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से 7 तत्व होते हैं अधिगम के, देखते हैं। पहला है स्थिति। सबसे पहले विषय का विश्लेषण करके उसे क्रमबद्ध किया जाता है और उसी के अनुसार स्थितियों का चुनाव किया जाता है ताकि विद्यार्थियों में अधिगम हो सके। दूसरा है व्यक्तिगत विशेषताएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा विद्यार्थियों की योग्यताओं का पता लगाया जाता है और उन्हीं के आधार पर शिक्षण विधियों के बारे में निर्णय लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन क्या है लक्ष्य आगे। तीसरा, शिक्षण क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना अध्यापक का ध्येय होता है। चौथा है व्याख्या। पूर्व ज्ञान के आधार पर विद्यार्थियों को नया ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर है कार्य। यह विद्यार्थी का रचनात्मक पक्ष है जिसमें विद्यार्थी अनुक्रिया करता है। वह कोई नया विचार अध्यापक के समक्ष रख सकता है। छठा है परिणाम। अध्यापक विद्यार्थियों की गतिविधियों पर ध्यान रखता है और उनकी कमजोरियों को दूर करता है। वह शिक्षण विधियों पर पुनर्विचार करता है। सातवां है विरोध पर प्रतिक्रिया। यदि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया का प्रतिरोध करता है तथा शिक्षक विद्यार्थियों की कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर करने की चेष्टा करता है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत के संदर्भ में विभिन्न वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अध्यापन का कार्य करने से पूर्व शिक्षकों को पढ़ाने का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में प्रत्येक विषय वस्तु का अपना एक महत्व होता है जो शिक्षक एवं छात्र दोनों को एक लक्ष्य प्रदान करता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। यह सिद्धांत परस्पर संबंध के आधार पर शिक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर डालता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत आगमनात्मक से निगमनात्मक शिक्षण नियमों का अनुसरण करता है। यदि कोई अध्यापक अपने वर्ग संज्ञा के विषय में पढ़ाता है तो उस अध्याय को वर्तमान उपस्थित उदाहरणों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जैसे कुर्सी, उसके बाद टेबल, कलम एवं किताब इत्यादि। तीसरा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा असाधारण भूमिका निभाती है। अभिप्रेरणा आंतरिक एवं बाह्य दो रूपों में होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्तिगत रूप से स्वयं द्वारा संचालित होती है। यह किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को स्वयं अभिप्रेरित करती है। ठीक है, चौथा है पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत। यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। यह लोकोक्ति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों को विषय वस्तु से संबंधित अभ्यास एवं गृह कार्य प्रदान करता है जो छात्रों के मूल्यांकन की एक विधि भी है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया छात्रों को रचनात्मक मूल्यांकन में मदद करती है। ठीक है, पांचवा देखते हैं पुनर्बल का सिद्धांत। यह सिद्धांत प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक V.F. स्किनर द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बल दो प्रकार के होते हैं। प्रथम सकारात्मक पुनर्बल जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दर को बढ़ाता है तथा दूसरा नकारात्मक पुनर्बल जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दर को घटाता है। सकारात्मक पुनर्बल पुरस्कार से संबंधित होता है जो व्यक्तिगत रूप से कठोर परिश्रम पर आधारित होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे
6 नंबर का उत्साह या प्रोत्साहन का सिद्धांत। ठीक है, उत्साह पद टर्म किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से करने की अवस्था को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कार्य के प्रति उत्साहित रहता है तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिक सक्रिय एवं सृजनशील होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को उत्साहित करने के लिए विभिन्न कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो वातावरण, व्यक्तित्व, अभिरुचि, शिक्षण तकनीक तथा शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम अब हम आगे देखते हैं। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली, सरल एवं नियमानुसार बनाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण नियम विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार दिए गए हैं। कौन कौन से नियम हैं? तो सरल से जटिल, पहला है शिक्षक को शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को पहले सरल बातें बतानी चाहिए जो एक क्रम में हो, अर्थात पहले गिनती पहाड़ा, तत्पश्चात जोड़ घटाव इत्यादि। इसके बाद जटिल बातें बतानी चाहिए। अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षक को शिक्षण के समय सबसे पहले विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित जानकारी देनी चाहिए। तत्पश्चात विषय वस्तु को आधार बनाते हुए नवीन जानकारी देनी चाहिए। आगे है विश्लेषण से संश्लेषण। शिक्षक संग पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण कर व्यापक जानकारी एकत्र करें। तत्पश्चात उन विश्लेषित विषय वस्तुओं को संयोजित कर संश्लेषित करना चाहिए ताकि अध्यापन के दौरान उन्हें सुविधा हो। अगला है आगमनात्मक से निगमनात्मक। आगमनात्मक से निगमनात्मक। इस विधि के अंतर्गत शिक्षकों को विषय वस्तु से संबंधित नियम से पहले उदाहरण देना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से विषय को समझ सके। अगला है निगमनात्मक से आगमनात्मक। इसके अनुसार शिक्षकों को विषय वस्तु से संबंधित नियमों को पहले बताना चाहिए ताकि विद्यार्थी नियम एवं उदाहरण के मध्य समन्वय बना सके। अगला है यथार्थपूर्ण से भावनात्मक। यह अवधारणा इस बात पर बल देती है कि शिक्षण के समय शिक्षक को भौतिक सामग्रियों के आधार पर बालकों को पढ़ाना चाहिए, जैसे पेड़ पौधे, जानवर तथा पानी इत्यादि। इसके पूर्व वैसी सामग्रियों के विषय में शिक्षण देना चाहिए जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ सकते परंतु महसूस करते हैं, जैसे हवा, प्रकाश, तरंग तथा तापमान इत्यादि। आगे है सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षक व्यवहार में सुधार के लिए अपनाई जाने वाली प्रविधियों में सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग भी है। यह एक प्रशिक्षण प्रणाली है जिसका प्रयोग अध्यापकों को कक्षा अध्यापन प्रक्रियाओं की शिक्षा देने हेतु किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है परंतु इस प्रणाली में साधारण कक्षा अध्यापन की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है तथा एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। ठीक है, DLN के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सूक्ष्म शिक्षण को यहाँ पे दर्शाने के लिए एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कि इसको हम सूक्ष्म शिक्षण को लघु क्रियाओं में इसको बांटा गया है। पहला छोटे छोटे स्टेप्स में, यानी कि पहला स्टेप है पाठ नियोजन, फिर है शिक्षण, फिर है पृष्ठपोषण, फिर है पुनः पाठ योजन, फिर है पुनः शिक्षण और फिर है पुनः पृष्ठपोषण। ठीक है, अगला टॉपिक है
शिक्षण कौशल। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। शिक्षण कौशलों से तात्पर्य उन शिक्षक व्यवहार एवं स्वरूपों से होता है जो छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली होते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं तो एन.एल. गेज, ठीक है, एन.एल. गेज ने शिक्षण कौशल को इस तरह परिभाषित किया है। शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपने कक्ष शिक्षण में प्रयोग करता है एवं जो शिक्षण क्रम की उन क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा अंतःक्रिया में लगातार उपयोग करता है। अध्यापक अपने शिक्षण में अनेक प्रकार के कौशलों का उपयोग करता है। इनमें से कुछ प्रमुख कौशल निम्न प्रकार है। कौन कौन से कौशल हैं? तो पहला है उद्दीपन, ठीक है, समीपता, पुनर्बलन, खोजपूर्ण प्रश्न, छात्र व्यवहार का ज्ञान, व्याख्यान, नियोजन, पुनरावृत्ति एवं संप्रेषण, विन्यास, प्रेरणा, मौन एवं अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया, प्रश्न पूछना, विकेंद्री प्रश्न, दृष्टांत देना, उच्च स्तरीय प्रश्न पूछना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है आदर्श शिक्षक। शिक्षक इतिहास का निर्माता है, वह मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है, राष्ट्र का निर्माता है तथा मनुष्यत्व के भविष्य का अभिभावक है, जिसके अंदर अपार गुणों का समावेश होना चाहिए। जिसके अंदर अपार गुणों का समावेश होना चाहिए। आदर्श शिक्षक के गुण देखते हैं। एक आदर्श शिक्षक के निम्नलिखित गुणों को समावेश देना चाहिए: प्रभावी व्यक्तित्व, चरित्रवान, समय का नियोजन, ज्ञान की तृष्णा, बच्चे के व्यक्तित्व की प्रशंसा, धर्मनिरपेक्ष, सर्वतोमुखी प्रतिभा। आगे है दैनिक तैयारी, व्यक्तिक रुचि, शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूक, मनोविज्ञान का ज्ञान, प्रशिक्षित, धैर्यवान, प्रश्न करने की योग्यता, नेतृत्व, राष्ट्रता की भावना, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, अध्यापन का अनुभव। और आगे है विषय का पूर्ण ज्ञाता व कुशल वक्ता। ठीक है, अगला टॉपिक है शिक्षक की योग्यता। शिक्षक की विषयगत योग्यता उसके अपने अनुभव तथा शिक्षा संबंधी योग्यता पर निर्भर करती है। शिक्षक में श्रेणीवार अध्यापन करने की पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए। शिक्षक की सामान्य योग्यता स्नातक के साथ शिक्षण का सामान्य कोर्स तथा बीटीसी या बीएड है। ठीक है, हायर सेकेंडरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उसको एमए होना चाहिए या किसी विषय या किसी विशेष विषय में ऑनर्स पास होना चाहिए। शिक्षक को व्यावसायिक प्रशिक्षण में भी प्रशिक्षित होना चाहिए। यदि वह प्रशिक्षित होगा तो सहज भाव से किसी भी कार्य को संभाल लेगा। ठीक है, हम शिक्षक के उत्तरदायित्व को देखते हैं। शिक्षक के उत्तरदायित्व का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। तो कौन कौन से उत्तरदायित्व? पहला है शिक्षा देना। शिक्षा देने का कार्य शिक्षक का होता है, अतः शिक्षक को विषय विशेष का प्रचुर ज्ञान होना चाहिए। या उसका उत्तरदायित्व है कि वह विषय का अध्ययन कर शिक्षा के नए नए ढंगों की खोज करे, विषय संबंधी सहायक वस्तुएं एकत्र करे, गृह कार्य की योजना बनाए तथा बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, अब संगठन। शिक्षक को पाठ्यक्रम सहगामी के कार्य का प्रबंधन करना चाहिए। विद्यालय में उत्सवों का प्रबंधन, परीक्षाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं का ध्यान रखना चाहिए। उसको स्कूल के बहुत से साधारण कार्यों में से किसी एक का प्रभारी इंचार्ज होना चाहिए, जैसे फर्नीचर रखवाना, छात्रों को बैठने का प्रबंधन, समय सारणी की तैयारी, स्कूल संबंधी धन का बजट बनाना, स्कूल परिसर का संगठन। ठीक है,
आगे है निरीक्षण करना। शिक्षक को अध्यापन के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को भी संपन्न करना होता है, अतः शैक्षणिक क्षमता के साथ ही उचित परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण की भी क्षमता उसमें होनी चाहिए। जैसे छात्रों की प्रतिदिन की उपस्थिति लेना तथा समय पर पहुंचना, छात्रों को गृह कार्य देना, छात्रों से खेल करवाना या कठिन कार्य करवाना, छात्रों का व्यवस्थापन, श्रेणी का दैनिक कार्य जैसे छात्रों के लिखित कार्य तथा पढ़ाने के कार्य का सॉरी गाइस ठीक है, जैसे छात्रों के लिखित कार्य और तथा पढ़ाने के कार्य का निरीक्षण करना। अगला है प्रयोगशाला, वर्कशॉप या कंपनी में किया हुआ हस्त कार्य। अगला काम कौन सा है तो मार्गदर्शन। शिक्षक को छात्र की आयु, योग्यता, बुद्धिमत्ता तथा रुचि के अनुसार विषय चुनने के लिए सहायता करनी चाहिए। उसे छात्रों के भविष्य के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। निम्न बुद्धि बली इंटेलिजेंस क्यूटेंट स्तर, बुद्धि लब्धि स्तर वाले पढ़ाई में कमजोर छात्रों के लिए भी मनोवैज्ञानिक ढंग से के आधार पर प्रदर्शन करना चाहिए। आगे है प्रतिभा संपन्न छात्रों सॉरी गाइस अगला है प्रतिभा संपन्न छात्रों का विकास। कक्षा में अधिकांशतः सामान्य बुद्धि लब्धि स्तर वाले छात्र होते हैं, कई पिछड़े हुए होते हैं और कई प्रभावशाली होते हैं। शिक्षक अपना शिक्षण कार्य प्रायः समान स्तर पर रखता है, इससे सामान्य छात्रों को तो लाभ होता ही है और पिछड़े हुए छात्र भी कुछ ज़्यादा ध्यान देने के बार बार अभ्यास कार्य करते रहने से सामान्य छात्र के साथ साथ कदम से कदम मिला लेते हैं। अगला है मूल्यांकन तथा अभिलेखन रखना। मूल्यांकन का अर्थ काफ़ी विस्तार वाला है, जिसमें छात्र के चहुमुखी व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। यह ऐसी परीक्षाओं से अलग है जिसमें केवल छात्रों के पढ़ाई संबंधी ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। ठीक है, शिक्षक को मूल्यांकन के भिन्न भिन्न तरीकों का पता होना चाहिए। मूल्यांकन के परिणामों का पूरा अभिलेख भी रखना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक को छात्रों के बारे में, उनकी रुचियों, भावनाओं तथा सफलता का काफ़ी ज्ञान हो जाता है। इसके आधार पर ही वह छात्रों को लाभदायक तथा आवश्यक निर्देशन देने के योग्य हो जाता है। ठीक है, आगे है शिक्षक को स्कूल में अन्य अभिलेख भी रखने चाहिए। कई अन्य अभिलेख भी रखने चाहिए, जैसे प्रवेश तथा स्कूल छोड़ने का रजिस्टर, क्रियाओं संबंधी रजिस्टर, छात्रों की उपस्थिति संबंधी रजिस्टर। ठीक है, और आगे है मूल्यांकन का रजिस्टर। अगला है कार्यालय के अन्य रजिस्टर। अब शिक्षक की योग्यता 6 नंबर देखते हैं। शिक्षक के लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि उसे विषय विशेष का पूर्ण ज्ञान हो। यदि उनका विशेष ज्ञान अपर्याप्त या अधूरा होगा तो वह अपने छात्रों की अविश्वसनीयता प्राप्त नहीं कर सकेगा। अगला है 7 नंबर विषय वस्तु का ज्ञान। शिक्षक यदि विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार नहीं होगा तो वह धैर्य तथा आत्मविश्वास के साथ शिक्षण कार्य नहीं कर पाएगा। विषय वस्तु की अधूरी जानकारी की दशा में शिक्षक के मन में सदैव भय बना रहेगा कि कहीं कोई गलती न हो जाए। वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियों में पाठ्यक्रम में परिवर्तन तथा संवर्धन के साथ साथ शिक्षक को अपनी योग्यताओं तथा ज्ञान को उच्च स्तरीय बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अगला है 8 नंबर विषय के प्रस्तुतिकरण का ढंग। प्रकरण, संप्रत्यय, सूत्र या नियम आदि को शिक्षक के दौरान छात्रों को पूर्ण तर्क वितर्क विश्लेषण के साथ ही शिक्षण को प्रस्तुत करना चाहिए। समस्या के प्रत्येक पद को तार्किक तथा क्रमबद्ध ढंग से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।
शिक्षक को छात्रों की प्रकृति को समझने तथा शिक्षण कार्य से भली भांति परिचित होना चाहिए। अगला है शिक्षण की विभिन्न विधियों का ज्ञान। एक आदर्श क्षमतावान शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण की उत्तम तथा प्रभावशाली विधियों की पर्याप्त जानकारी भी है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षक को शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य की भी स्पष्ट जानकारी हो। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। प्रत्येक छात्र को पढ़ने, लिखने, समझने तथा कार्य करने की गति व क्षमता अलग अलग होती है। अतः एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह छात्रों की इन विशेषताओं के अनुरूप छात्रों की अभिव्यक्ति विभिन्नताओं को समझे, ठीक है, और उसके अनुरूप शिक्षण कार्य करे। अतः एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है, तभी वह छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं को समझकर उनकी उचित रूप से उनका मार्गदर्शन कर सकता है। अगला टॉपिक है प्रभावी शिक्षण। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को कोई भी विषय पढ़ाने से पहले छात्रों को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, आवश्यक है। प्रत्येक बच्चों को शैक्षिक, पारिवारिक, मानसिक एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप सीखने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। कार्यशाला के दौरान शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के खेल व अन्य गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों के गैर विषय से संबंधित क्षेत्रों, जीवन कौशल, व्यवहार आदि के विकास में भी सहयोग देना चाहिए। आगे है आधुनिक युग में शिक्षक को परंपरागत तकनीक से हटकर बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की शिक्षण रणनीतियों, शिक्षण सूत्रों, तकनीक विधियों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। एक शिक्षण रणनीतियों, सूत्रों, विधियों आदि का वर्णन निम्नलिखित है। इन शिक्षण अब कौन कौन से रणनीति होनी चाहिए तो इसको हम आगे देखेंगे। शिक्षण की रणनीतियाँ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की उपस्थिति होना सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को समझा जा सकता है जो छात्रों एवं शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी होता है। शिक्षण के क्षेत्र में 6E एवं 1S मॉडल को अपनाया जाता है, तो जो बताता है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को कक्षा में किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगी बना सकता है। साथ ही छात्रों को भी सीखने की प्रवृत्ति के विषय में उपयोगी होता है, ठीक है। ये 6E एवं 1S संलग्न होना, इंगेज, अन्वेषण, एक्सप्लोर, व्याख्या, एक्सप्लेन, विस्तृत, इलाबोरेट, मूल्यांकन, इवेलुएट, विस्तार, एक्सटेंड एवं मानक, स्टैंडर्ड आदि इत्यादि हैं। यानी कि ये जो 6E एवं 1S है तो क्या क्या है, तो 6E है तो पहला E क्या हो जाएगा, इंगेज, संलग्न, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करना, अन्वेषण, एक्सप्लेन करना, व्याख्या, इलाबोरेट करना, विस्तृत, इवेलुएट करना, मूल्यांकन, विस्तार करना, एक्सटेंड एवं मानक, स्टैंडर्ड 1S इत्यादि है। ये मॉडल विस्तृत एवं मानक हाल ही में जोड़े गए हैं। यानी कि विस्तृत वाला जो इलेबोरेट एवं मानक स्टैंडर्ड जो है ये दोनों हाल ही में जोड़े गए हैं। इन मॉडलों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। पहला देखते हैं संलग्न, इंगेज। इस प्रक्रम में छात्रों को सीखने के क्रम में उत्सुक बने रहना अनिवार्य होता है। शिक्षक को भी चाहिए कि वे छात्रों को किसी पाठ आदि के प्रति उत्सुकता उत्पन्न करते रहें। अगला है अन्वेषण की क्षमता, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में एक्सप्लोर,
एक्सप्लोर की क्षमता। अन्वेषण का अर्थ छात्रों द्वारा किसी विषय वस्तु की गहराई का अवलोकन करना होता है। यह छात्रों में जागरूकता की भावना को उत्पन्न करता है। अगला है समझाना, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। शिक्षण प्रक्रम की यह वैसी अवस्था है जिसके अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि छात्रों ने उक्त विषय के बारे में कितनी अधिक जानकारियाँ प्राप्त की है। इस प्रक्रिया में किसी विषय वस्तु के तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक आयामों की छात्रों से जानकारी ली जाती है। ठीक है, अगला है विस्तृत करना यानी कि इलेबोरेट करना। ज्ञान के अनुप्रयोग का अर्थ अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना है। इसके अंतर्गत प्राप्त की गई जानकारी को वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग करना होता है, अर्थात छात्र अपने ज्ञान के तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक एवं अन्य बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। अगला है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना के प्रक्रम में शिक्षक एवं छात्र दोनों को शामिल किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन होता है। यह दो प्रकार का होता है, प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा योगात्मक मूल्यांकन। आगे है विस्तार। यह विस्तार से आशय छात्रों के मानसिक ज्ञान को बढ़ाना है। ठीक है, एक्सटेंड करना है। अब महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर, वास्तविकता से प्रतिरूप की ओर, सरल से जटिल की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, वास्तविकता से प्रतिरूप की ओर और अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये सारे महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र हैं। शिक्षण विधियों के प्रकार देखते हैं कौन कौन से हैं। शिक्षक शिक्षण विधियों के उपयोग से छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाता है और छात्र शिक्षकों की सहायता से सीखने के अनुभव प्राप्त करते हैं, परंतु अनेक छात्र विधियों को छात्रों की समस्त क्षमताओं के विकास के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। एक छात्रों की भूमिका के आधार पर शिक्षण विधियों को निम्नांकित 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कौन सा है? शिक्षक नियमित अनुदेशन पहला है। अगला है छात्र नियंत्रित अनुदेशन, अगला है समूह नियंत्रित अनुदेशन और अगला है शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन। ये सारे शिक्षक विधियों के प्रकार हैं। शिक्षक शिक्षण विधियों के उपयोग से छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाता है और छात्र शिक्षकों की सहायता से सीखने के अनुभव प्राप्त करते हैं, परंतु अनेक शिक्षण विधियों को छात्रों की समस्त क्षमताओं के विकास के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। शिक्षक एवं छात्रों की भूमिका के आधार पर शिक्षण विधियों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन? शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन पहला, यह शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन विधि है। इसमें शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। इस प्रकार शिक्षण विधियों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: व्याख्यान विधि, पाठ्य प्रदर्शन विधि और अनुवर्ग शिक्षण विधि। आगे देखते हैं छात्र नियंत्रित अनुदेशन। छात्र नियंत्रित अनुदेशन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि छात्र का विकास स्वाभाविक रूप से हो, जिससे उसकी क्षमताओं तथा योग्यताओं का संपूर्ण विकास हो सके। तीसरा है समूह नियंत्रित अनुदेशन। समूह नियंत्रित अनुदेशन में छात्रों को विभिन्न समूहों में बांटकर शिक्षा दी जाती है। यह एक प्रकार का छात्र नियंत्रित अनुदेशन ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें शिक्षक छात्रों की पूरी निगरानी करते हैं। चौथा है शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन। शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन में शिक्षक एवं छात्र दोनों की भूमिका होती है। प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि, संवेदनशील प्रशिक्षण विधि इत्यादि शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन के उदाहरण हैं।
अगर देखते हैं प्रमुख शिक्षण विधियां, कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं जो इम्पोर्टेंट है। व्याख्यान विधि, प्रायोजना विधि। पहला व्याख्यान विधि, यह शिक्षण की प्राचीन विधि है। इसमें शिक्षक बोलता है तथा छात्र सुनकर ज्ञान अर्जित करते हैं। इसमें विचारों का प्रवाह प्रायः एक तरफा होता है। शिक्षक विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष व्याख्यान द्वारा प्रस्तुत करते हैं। छात्र उसके विचारों को समझकर कॉपी पर नोट करते हैं। इस शिक्षण विधि के माध्यम से एक साथ बहुत से छात्रों को शिक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रायोजना विधि। इस विधि के प्रतिपादक W.H. कैलपैट्रिक हैं। इन्होंने वर्ष 1981 में द प्रोजेक्ट मेथड शोध पत्र प्रकाशित किया। इस विधि का मूल आधार ऐसी शिक्षा है जो अर्थपूर्ण क्रिया पर आधारित हो। कैलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जा सकता है। शिक्षण विधि की विभिन्न तकनीक। पहली तकनीक है किंडरगार्टन प्रणाली। आगे देखते हैं और कौन कौन सी तकनीक है। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि, डाल्टन विधि। पहली तकनीक देखते हैं किंडरगार्टन प्रणाली। इस प्रणाली के जन्मदाता जर्मन मनोवैज्ञानिक फ्रॉबेल हैं। इसके अनुसार विद्यालय बालकों का बगीचा है जिसमें बालक स्वच्छंदता के परिवेश में खेल सके। शिक्षण विधि की पहली तकनीक किंडरगार्टन प्रणाली। इस प्रणाली के तहत बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। इस प्रणाली के कई लाभ हैं जैसे शिशु शिक्षा पर बल, खेल द्वारा शिक्षा, बालकों की स्वतंत्रता, सामाजिक भावना का विकास होना, प्राकृतिक वातावरण के साथ अध्ययन इत्यादि। अगला है प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली का जनक कैलपैट्रिक को माना जाता है। किसको? कैलपैट्रिक को। इसके अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग होता है। अध्यापक वाद विवाद के माध्यम से बालकों के समक्ष समस्या उत्पन्न करता है तथा उसके समाधान के लिए कहा जाता है कि वे प्रोजेक्ट के माध्यम से समस्या का समाधान करें। प्रोजेक्ट बालकों की इच्छा के अनुरूप दिया जाता है। प्रोजेक्ट की समाप्ति पर उसका मूल्यांकन होता है। ओके, अब अगला है डाल्टन विधि। यह शिक्षा पद्धति वर्ष 1920 में कुमारी हेलेन पार्महर्स्ट के द्वारा विकसित की गई थी। अमेरिका के डाल्टन नगर में वह 30 बच्चों की प्रमुख थी। डाल्टन विधि के 2 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 2। पहला सिद्धांत विभिन्न विषयों के छात्रों को कठोर समय सारणी की बजाय उसकी स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की सुविधा देना और दूसरा है छात्रों की रुचि के अनुसार विषय के अध्ययन को प्रोत्साहन देना। अगला है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री अध्यापक अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने वाले उपकरणों को शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। ये टीचिंग एंड लर्निंग की प्रक्रिया को सरल, प्रभावशाली एवं रुचिकर बनाने वाले उपकरणों को शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षक सहायक सामग्री को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। दृश्य सहायक सामग्री। पहला भाग दृश्य सहायक सामग्री। इसके अंतर्गत पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, श्यामपट्ट, बुलेटिन कार्ड, संग्रहालय, स्लाइड इत्यादि आते हैं। वास्तविक पदार्थ का तात्पर्य उन वस्तुओं से है जिन्हें देखकर बालक छूकर अनुभव कर सकता है। ये बालकों की इंद्रियों को प्रेरणा देते हैं तथा उन्हें निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान करके उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करते हैं। नमूने वास्तविक पदार्थों अथवा
मूल वस्तुओं के छोटे रूप होते हैं। नमूने क्या होते हैं? वास्तविक पदार्थों अथवा मूल वस्तुओं के छोटे रूप होते हैं नमूने। इनका प्रयोग उस समय किया जाता है जब वास्तविक पदार्थ या तो उपलब्ध ना हो अथवा इन्हें इतने बड़े हो कि उन्हें कक्षा में दिखाना संभव ना हो। ठीक है। अब चित्र बच्चों को सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चित्र के माध्यम से सिखाई गई बातें अधिक समय तक याद रह जाती हैं या फिर रहती हैं। चित्रों को आसानी से कक्षा में दिखाया जा सकता है। तो ये सारे जो है दृश्य सहायक सामग्री होंगे। वास्तविक पदार्थ, किसी चीज को हम देखते हैं, नमूने हो गए, चित्र हो गया, मानचित्र है अगला। मानचित्र का प्रयोग प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं तथा भौगोलिक तथ्यों अथवा स्थानों के अध्ययन करने के लिए अति आवश्यक होता है। ग्राफ ग्राफ का प्रयोग बालकों को भूगोल, इतिहास, गणित और विज्ञान आदि अनेक विषयों का ज्ञान सरलता पूर्वक दिया जा सकता है। भूगोल विषय के अध्यापन में जलवायु, उपज तथा जनसंख्या आदि का ज्ञान कराने के लिए ग्राफ की विशेष सहायता ली जाती है। चार्ट के प्रयोग से शिक्षक को शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। चार्टों का प्रयोग भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि में किया जाता है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अगला टॉपिक क्या है? बुलेटिन बोर्ड। ये सारे दृश्य सहायक सामग्री में आते हैं। बुलेटिन बोर्ड है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का उपयोग एक उपयोगी प्रणाली है। इस पर देश में राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के संबंध में चित्र, ग्राफ, आकृति तथा लेख एवं आवश्यक सूचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। किस पे? बुलेटिन बोर्ड पे। फ्लैनेल बोर्ड बनाने के लिए प्लाईवुड अथवा हार्डबोर्ड के टुकड़ों पर फ्लैनेल के कपड़ों को खींचकर बांध दिया जाता है। इसके बाद इस पर विभिन्न प्रकार से संबंधित चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र तथा ग्राफ आदि को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। संग्रहालय क्या होता है? भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है और इसमें सभी वस्तुओं को एकत्रित करके रखा जाता है। इन वस्तुओं की सहायता से पाठ रोचक तथा सजीव बन जाता है। ब्लैक बोर्ड कक्षा में अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में ब्लैक बोर्ड, श्याम पट्ट का ही प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसका उचित एवं विविध पूर्वक उपयोग पाठ को प्रभावशाली बनाने में बहुत सहायता होता है, बहुत सहायक होता है। अब चित्र विस्तारक यंत्र क्या होता है? एपिडोस्कोप जिसको बोलते हैं। चित्र विस्तारक यंत्र पाठ को अधिक स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए प्रभावशाली यंत्र है। यह मैजिक लैंटर्न से भी अधिक प्रभावशाली यंत्र है, क्योंकि मैजिक लैंटर्न में चित्रों या पाठ को प्रदर्शित करने के लिए उसके पहले स्लाइड बनाने की आवश्यकता होती है, जबकि चित्र विस्तारक यंत्र में छोटे छोटे चित्रों, मानचित्रों, पोस्टरों तथा पुस्तक के पृष्ठों को कमरे में अंधेरा करके चित्रपट अथवा पर्दे पर बिना स्लाइडें बनाए हुए ही बड़ा करके दिखाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है? स्लाइडें, फिल्म पट्टियां या प्रोजेक्टर। अब इनका क्या काम होता है देखते हैं। स्लाइडों एवं स्लाइडों की फिल्म पट्टियों का प्रयोग शिक्षण में सहायक सामग्री के तौर पर किया जाता है। इसके लिए प्रोजेक्टर की सहायता ली जाती है। प्रोजेक्टर चित्र विस्तारक यंत्र से बेहतर साबित होते हैं, क्योंकि चित्र विस्तारक यंत्र द्वारा बालकों को चित्र या पाठ एक एक कर दिखाया जा सकता है, जबकि प्रोजेक्टर द्वारा चित्रों की स्लाइडों अथवा फिल्म पट्टियों को एक क्रम में दिखाया जा सकता है। अब आगे है श्रव्य सहायक सामग्री। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। श्रव्य सामग्री से तात्पर्य उन साधनों से है जिनका केवल श्रव्य इंद्रियों, कानों के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।
श्रव्य सामग्री के अंतर्गत क्या क्या हो जाएंगे जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं? रेडियो हो जाएगा, टेलीफोन, ग्रामोफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेप रिकॉर्डर इत्यादि आते हैं। रेडियो द्वारा दूरस्थ बालकों को भी एक साथ नवीनतम घटनाओं एवं सूचनाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। रेडियो द्वारा विभिन्न कक्षा के विभिन्न विषयों के अध्यापन संबंधी प्रोग्राम भी सुनाए जाते हैं। टेप रिकॉर्डर क्या होता है? तो शिक्षक उपकरण के रूप में एक प्रचलित उपकरण ये भी है, जिसकी सहायता से साहित्यकारों की कविता, कहानी, प्रसिद्ध कलाकारों के संगीत का हम आनंद उठा सकते हैं। इससे बालकों को बोलने की गति तथा स्वर प्रभाव संबंधी सभी त्रुटियों एवं उच्चारणों को सुधारने में आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, यानी कि जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दृश्य और श्रव्य दोनों हो जिसमें। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से होता है जिनके प्रयोग से बालकों को देखने और सुनने वाली इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और वे पाठ को सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ जाते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ उन समस्त सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोलती हुई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता देते हैं, जैसे कि अभी हम आप लोग को दे रहे हैं। इसके अंतर्गत सिनेमा, वृत्तचित्र, दूरदर्शन, नाटक इत्यादि आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम पहला जो दृश्य श्रव्य सामग्री है तो कौन सा है? तो पहला हो जाएगा चलचित्र अथवा सिनेमा। तो इसके जो है अनेक लाभ हैं। इसके द्वारा प्राप्त किया हुआ, सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉइज़ आती होगी क्योंकि घर से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत हो जाता है नॉइज़, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो आप वीडियो में फिर भी बने रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए, तो चलचित्र, इसके द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य उपकरणों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है क्योंकि इसमें दिखने तथा सुनने की दो इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। ठीक है, इसमें दिखने और सुनने की दो इंद्रियां सक्रिय रहती है। इससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला है टेलीविजन। टेलीविजन चलचित्र से होने वाले सभी लाभ टेलीविजन से भी प्राप्त होते हैं, किंतु सिनेमा की अपेक्षा इनका दायरा अत्यंत विस्तृत होता है। आजकल टेलीविजन पर कई मनोरंजक कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जाता है, जिससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। इग्नू एवं यूजीसी के अतिरिक्त कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा भी उपग्रहों की मदद से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा सकता है। अब कंप्यूटर का देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग जीवन के विविध क्षेत्रों में किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका व्यापक उपयोग होने लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम छात्र प्रबंधन क्या होता है। यानी कि छात्र प्रबंधन जो ये हाँ, ये एक अलग टॉपिक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट। तो देखते हैं इसको। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयासों और संसाधनों को एकीकृत करके वांछनीय उद्देश्य को प्राप्त करना ही प्रबंधन कहलाता है। देखिए, वांछनीय उद्देश्य, जैसा उद्देश्य आपको चाहिए, ठीक है, तो हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? तो हम मानवीय और मतलब मानवीय प्रयासों से जो हम उद्देश्य पहले से निर्धारित करते हैं उसको हम संसाधनों की सहायता से उसको उद्देश्य को पाने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रबंधन। ठीक है, प्रत्येक शिक्षण संस्था में छात्रों के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यकताओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जिसे छात्र प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या छात्र प्रबंधन के कितने क्षेत्र होते हैं? तो 4 क्षेत्र होते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? भौतिक, फिजिकल, ह्यूमन, मानवीय। तीसरा हो जाएगा थ्योरेटिकल
एंड चौथा हो जाएगा वित्तीय या फाइनेंशियल। फिजिकल देखते हैं, इसके अंतर्गत विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, पुस्तकालय, छात्रालय, खेल का मैदान, फर्नीचर एवं श्रव्य दृश्य सामग्री आदि सम्मिलित है। मानवीय में इसके अंतर्गत छात्र, शिक्षक, प्रधानाचार्य, शिक्षा विभाग के अधिकारी, विद्यालय पर्यवेक्षक, प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं प्रबंध कमेटी के सदस्य आदि सम्मिलित होते हैं। सैद्धांतिक में क्या सब हो जाएगा? सैद्धांतिक में छात्रों के लिए समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, नियम, सिद्धांत आदि के इसके अंतर्गत आते हैं। फाइनेंशियल में क्या हो जाएगा? यह वित्तीय मामलों जैसे विद्यालय की फीस, अनुदान तथा कोष से संबंधित होता है। कक्षा संप्रेषण एक अगला टॉपिक है, इसको देखते हैं। संप्रेषण शब्द का उपयोग व्यक्ति के समान अनुभवों के लिए किया जाता है। व्यक्ति के सामान्य अनुभवों के लिए किया जाता है। इन शब्द के अंतर्गत विविध प्रकार की वस्तुओं तथा विविध प्रकार के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। संक्षेप में संप्रेषण का अर्थ है विचारों और भावनाओं की आवृत्ति। क्या है संप्रेषण का अर्थ? तो विचारों और भावनाओं की आवृत्ति। कुछ शिक्षण शास्त्रियों ने संप्रेषण की परिभाषाएं इस प्रकार से दी है। सबसे पहली परिभाषा जो है वो किसने दी है? तो कॉलमैन तथा मार्स के अनुसार पहली परिभाषा है। इन्होंने कहा है कि वे सभी शैक्षिक और प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जाएं संप्रेषण कहलाते हैं। और अगला परिभाषा जो है वो है मैकॉर्फ्लैंड के अनुसार। इसके अनुसार जो है मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतरक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है। मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतरक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है। अब हम देखेंगे संप्रेषण के साधन कौन कौन से हैं। संप्रेषण के साधन क्या क्या हो जाएंगे? तो मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, यांत्रिक संप्रेषण, सांस्कृतिक संप्रेषण और सांकेतिक संप्रेषण। सबसे पहले देखते हैं मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण क्या होता है? मौखिक संप्रेषण में मुंह से बोलकर संदेश दिया जाता है। मौखिक संप्रेषण आमने सामने, दूरभाष पर, विचार गोष्ठियों तथा सम्मेलन में भाग लेकर या किसी भी शाब्दिक संदेश के द्वारा किया जा सकता है। आगे है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण क्या होता है? लिखित संप्रेषण में संदेश लिपिबद्ध कर संप्रेषित किए जाते हैं। ऐसे संदेश हस्तलिखित टाइप किए हुए पुस्तकों, पत्रिकाओं या समाचार पत्रों आदि किसी भी रूप में दिए जा सकते हैं। अगला है यांत्रिक संप्रेषण। तो वर्तमान आधुनिक उत्पन्न युग में विज्ञान तथा तकनीक ने ऐसे यंत्रों को विकसित कर दिया है जिनके माध्यम से हम अपने संदेशों, विचारों को जन जन तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। जैसे क्या? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न तथा ग्रामोफोन आदि के द्वारा संप्रेषित संदेश। सांस्कृतिक संप्रेषण क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक संप्रेषण वह साधन है जो क्या करता है? समाज की संस्कृति से संबंध होता है इसका, जिसके माध्यम से मुख्य रूप से संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। सांस्कृतिक संप्रेषण कहलाता है जैसे कि नाटक, कठपुतली, रामलीला, लोकगीत आदि। सांकेतिक संप्रेषण क्या होता है? कोई संदेश जब किसी संदेश जैसे कि चार्ट, पोस्टर या पैम्फलेट के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है, यानी कि एक सांकेतिक है तो इसको किसी संकेत के जरिए संप्रेषित किया जाता है। संप्रेषण के साधन और शिक्षा, कौन कौन से साधन है और शिक्षा से क्या उसका तात्पर्य या फिर रिलेशन है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में संप्रेषण प्रमुख भूमिका निभा रहा है, ठीक है, और इसके साधनों का बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षा आजकल जो नए आयाम विकसित हुए हैं उसमें संप्रेषण के साधनों की मुख्य भूमिका है। जैसे दूर शिक्षा, पत्राचार शिक्षा हो गया, जीवंत पर्यंत शिक्षा। शिक्षा में मुख्यतः संप्रेषण के लिखित साधनों का उपयोग होता है, जैसे कि
पत्र, पत्रिकाएं, बुकलेट या फिर पैम्फलेट आदि। ठीक है, सामान्यतः किसी भी पत्र पत्रिका, ठीक है, किसी भी पत्र पत्रिका में प्रकाशित पाठ्य सामग्री का कोई ना कोई शैक्षिक महत्व होता है, किंतु इसमें कुछ सामग्री बालकों तो कुछ किशोरों जबकि कुछ युवाओं और कुछ प्रौढ़ों इत्यादि की शिक्षा से ही संबंधित होती है। संप्रेषण के लिखित साधन प्रायः 3 स्तरों के होते हैं। कौन कौन से 3 स्तर हैं जो लिखित साधन के लिए हैं? तो उच्च, मध्य या फिर निम्न। इनमें उच्च स्तरीय पत्र पत्रिकाओं एवं बुकलेटों तथा पैम्फलेटों को शैक्षिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास है। उच्च स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में प्रायः योग, आसन, व्यायाम, विभिन्न रोगों से बचाव के उपायों आदि से संबंधित लेख प्रकाशित होते हैं। संप्रेषण के लिखित साधनों के अतिरिक्त यांत्रिक साधनों जैसे रेडियो, टेलीविजन, चलचित्रों का भी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा साथ ही साथ सांकेतिक साधनों जैसे चार्ट, पोस्टरों आदि का निर्माण भी उपयोग भी शिक्षा में सहायक सामग्री के रूप में होने लगा है। संप्रेषण के विभिन्न साधनों के प्रयोग से शिक्षा जगत बेहद लाभान्वित हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। So thank you for watching this video.